हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए है। और इससे पहले जो है ना पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कल 15 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो से पहले यानी कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले भी हम आपको लगभग 100 से 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। आप नहीं देखे हैं ना सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है। 11 पार्ट में वीडियो हम बनाए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन हम करवाते हैं वो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मत कहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप जो है सभी वीडियो को देख लीजिएगा, 10-15 दिन में तक खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो आज की इस क्लास में हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। कल हम लोग 15 पढ़े थे ना कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने देश में कहीं पे जाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए या घर बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे ही हम लोग स्वतंत्रता कहते हैं। कल आप पढ़े थे जैसे आप जो है कहाँ हैं, आप जो है कौनों काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आपके यहाँ स्वतंत्रता है कि नहीं। चलिए, नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है। तो नक्सलवाद क्या होता है। तो नक्सलवाद होता है कि जब अपने ही देश के लोग जो है सरकार के खिलाफ जो है बोलने लगते हैं, खासकर गोली बंदूक उठा के जो है बोलने लगते हैं, तो उसको कहा जाता है नक्सलवाद। एगो होता है आतंकवाद। आतंकवाद मतलब कि दूसर देश के आदमी हमनी के यहाँ आके जब अत्याचार करेगा, गोली बंदूक चलाएगा, तो उसे आतंकवाद कहेंगे। लेकिन अपने ही देश के लोग जब अपने देश में अत्याचार करने लगते हैं तो उसे नक्सलवाद कहते हैं। बात समझ गए। लेकिन आपसे जो है अगर पूछे कि नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं, तो आपको जो है ना ये पूरा लिखना है कि नक्सलवाद जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से जो है शुरू हुआ था। कहाँ से। तब पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से जो है नक्सलवाद शुरू हुआ था। इस गांव में दो व्यक्ति थे, एगो के नाम था चारू मजुमदार और एगो के नाम था कानू सान्याल। देखिए, एगो के चारू मजुमदार और दूसरा के कानू सान्याल। इन दोनों ने मिलकर 1967 में जो है सरकार के खिलाफ जो है एगो सशस्त्र मतलब कि गोली बंदूक लेकर जो है आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण जो है सरकार प्रभावित भी हुई। ठीक है। और इसी के कारण जो है इस आंदोलन को जो है नक्सलवाद नाम दे दिया गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये माओवादियों द्वारा, माओवादी जो है एक प्रकार की जनजातियां हैं, उनके द्वारा जो है शुरू की गई, इसीलिए इस आंदोलन को जो है माओवाद आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है सर। तो माओवाद क्या है, तो आपको नक्सलवाद ही समझना है। समझ गए। माओवाद और नक्सलवाद दोनों एक ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने के देखते हैं। और ये सभी जो है ना बउआ वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन है कि शाह जांच आयोग क्या है। देखिए, शाह जांच आयोग अगर आपसे कोनो पूछता है तब बताना है कि शाह आयोग भारतीय आपातकाल जब लगल था 1975 से 77 के बीच। ठीक है। तो सभी जनजातियों की जांच के लिए 1977 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग था। इसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह ने की थी। इसीलिए इसका नाम जो है शाह जांच आयोग पड़ गया। आइए समझाते हैं हम आपको शाह जांच आयोग क्या है। जब 1975 से 77 के बीच में जो है आपातकालीन घोषित हुआ, तो आपातकालीन की पूरी तरह से जांच करने के लिए एगो जो है आयोग बनाया गया। और इस आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, यानी मेन आदमी कौन थे, तो उनका नाम था न्यायमूर्ति जेसी शाह। तो मेन आदमी के नाम पे ही इस आयोग का नाम पड़ गया का, तो शाह आयोग। बात समझ गए। यानी जेसी शाह जो है, न्यायमूर्ति जेसी शाह, इन्होंने जो है एगो जांच आयोग का गठन किया। काहेला, आपातकालीन की जांच करने के लिए, जो 1975-77 में लगा था, जिसके कारण ही इस आयोग का नाम पड़ गया शाह जांच आयोग। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दो गो नतीजा के बारे में आप बताएं। देखिए, आपातकाल में जो है चुनाव जो है स्थगित हो गए।
पहला नतीजा क्या हुआ कि 1975-77 में जब आपातकालीन लगी ना सर, तो पहला काम हुआ कि चुनाव पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी चुनाव को रोक दिया गया तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। और दूसरा क्या हुआ कि जो लोगों को अधिकार मिला है स्वतंत्रता का, चाहे वोट देने का, चाहे बोलने का, उस सब लोगों के अधिकार को खत्म कर दिया गया और सरकार मनमानी करने लगी। ठीक है, तो आपातकाल का दूगो जो है आपसे नतीजा पूछे, तो पहला कि चुनाव को खत्म कर दिया गया, यानी जब आपातकाल लगा तो चुनाव खत्म हो गया। दूसरा, लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया और सरकार जो है उन पे मनमानी करने लगी। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के क्या कार्य हैं? नगर निगम के क्या कार्य हैं, आइए समझाते हैं। तो नगर निगम के पहला कार्य कि नई सड़क बनाना। नगर निगम मतलब समझते हैं, पटना एगो नगर निगम है, बड़े बड़े शहरों को जो है नगर निगम कहा जाता है, उससे छोटे शहरों को नगर परिषद कहा जाता है, उससे छोटे शहरों को नगर पंचायत कहा जाता है, और सबसे जो जब नीचे आप गांव में जाएंगे तो ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, तो नगर निगम के क्या कार्य हैं? तो नगर निगम के कार्य है सड़क बनाना, गली एवं नली बनाना, गरीबों के लिए घर बनाना, बिजली का प्रबंध करना, प्रदर्शन लगाना। प्रदर्शन मतलब कि महीना में या साल में जो है एक बार कुछ ऐसा लोगों को दिखाना जिससे लोग जो है मोटिवेट हो सकें। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिला परिषद के गठन को संक्षेप में लिखें। जिला परिषद का होता है तो आपके गांव के मुखिया के ऊपर भी जो है ना एगो जिला परिषद होता है। लगभग जो है 2-3 गो मुखिया, 4-5 गो मुखिया जो है उनके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो देखिए जिला परिषद के गठन, यानी जिला परिषद के गठन कैसे होता है आइए जानते हैं। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। कौन सा? तो जिला परिषद जो है पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का सदस्य जो है चुना जाता है, यानी 50,000 लोगों पर जो है एक जिला परिषद जो है चुनल जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत और पछित समिति के चुनाव की तरह इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान है। जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला की सभी पंचायत समितियां जो है आती है। बात समझें कि नहीं समझे? नहीं समझे तो आइए समझाते हैं। जिला परिषद क्या होता है? तो जिला परिषद जो है पंचायत के स्तर का तीसरा स्तर है। अब कहेंगे सर ये तीसरा स्तर का होता है, तो देखिए आपके यहाँ मुखिया होता है, फिर सरपंच होता है कि नहीं, लेकिन ओकरों से ऊपर जो है ना आपके यहाँ जो है जिला परिषद होता है, यही से उसका जो है तीसरा स्तर कहा गया है। अब देखिए ये जिला परिषद का चुनाव कब होता है? तब 50,000 अगर लोग रहेंगे तब जो है जिला परिषद का चुनाव होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 49,000 रहेंगे तो चुनाव, 50,000 से अधिक रहना चाहिए तब जो है जिला परिषद का चुनाव हो सकता है। और जिला परिषद के चुनाव में जो है सभी चुनाव की तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चुनाव में जो आरक्षण होती है वो जिला परिषद चुनाव आरक्षण में भी जो है शामिल है। ठीक है, और ये क्या होता है? तो ये जो है जिला परिषद के क्षेत्राधिकार, यानी जिला परिषद के क्षेत्र के अंदर जो भी जो है जगह आएगा उसके जो है ना ये जो है मेन मालिक होते हैं। बात समझ गए? देख लीजिए, जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला की सभी पंचायत समितियां जो है उनके अंदर आती है। पंचायत समिति जानते हैं ना, पंचायत समिति का भी चुनाव हुआ होगा आपके गाँव में। ठीक है, चलिए आइए 21 नंबर, संघात्मक राज्य को 4 मुख्य विशेषताएं बताएं। संघात्मक जो राज्य हैं उनकी 4 मुख्य विशेषताएं आपको बताना है। तो आइए जान लेते हैं। भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के मुख्य रूप से 4 लक्षण कहे जा सकते हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। अब कहेंगे सर ये संघात्मक राज्य क्या है? संघात्मक राज्य मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है सर, तो इनकी 4 मुख्य विशेषताएं। तो पहली की संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ पे संविधान को जो है सर्वोच्च माना गया है। सर्वोच्च कहने का मतलब संविधान के नियम के अनुसार ही आपको चलना होगा। ठीक है सर। दूसरी, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। दूसरी क्या है?
तो केंद्र सरकार और राज्य के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा कर देना है कि केंद्र सरकार जो है राज्य में ये काम नहीं कर सकती है तो राज्य सरकार जो है ये काम नहीं कर सकती है, यानी काम को बांट देना। तीसरा है लिखित और कठोर संविधान। इस संघात्मक जहां पे राज्य होती है वहां पे लिखित और कठोर संविधान जो है लागू किया जाता है। चौथा है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, और ये सभी संघात्मक राज्यों में जो है हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट है द्विसदनीय व्यवस्थापिका, यानी कि हर एक जो है आपको संघ राज्य में जो है द्विसदन का जो है व्यवस्था देखने को मिलेगा। द्विसदन का होता है तब विधानमंडल और विधानसभा, ये द्विसदन होते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे संघात्मक राज्य है तो समझिए कि वहां पे विधानसभा तो होगा ही होगा, विधानमंडल भी एगो होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोहरी शासन प्रणाली, और वहां पे दोहरी शासन प्रणाली होता है मतलब केंद्र सरकार भी शासन करती है और राज्य सरकार भी शासन करती है। बात समझ गए? वेरी गुड। तो संघात्मक राज्य के जो है ये विशेषताएं हैं। ठीक है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है बातें करेंगे, और आज जो है बहुआ वाला प्रश्न को सभी को हम लोग खत्म कर देंगे। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि आसियान के उद्देश्य क्या हैं? आसियान के उद्देश्य क्या हैं, जिसे इंग्लिश में एशियन के नाम से भी आप जानते हैं ना। आसियान का मुख्य लक्ष्य सांस्कृतिक, ठीक है, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक मुद्दों के आधार पर राष्ट्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ ठोस संबंध और पारस्परिक संबंध बनाए रखना है। आसियान होता क्या है? तो देखिए आसियान जो है बहुत सारे देशों को मिलाकर एगो संगठन बनाया गया है। इस संगठन क्या करती है तो सभी देशों के सांस्कृतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक जो भी समस्याएं होती है उसको सुलझाने का काम करती है। बात समझ गए? मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टि से कोई देश कमजोर है, सांस्कृतिक दृष्टि से कोई देश कमजोर है, तो उसको जो है संभालने का, समझाने का ये सब कार्य जो है ना आसियान करती है। ठीक है। आसियान में जो है देश मिले होते हैं, संगठन बनाए गए होते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय क्या है? बहुआ वाला क्वेश्चन कि सामाजिक न्याय से आश्रय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हो, समाज समावेशी हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। आप कहेंगे सर आप तो पढ़ दिए, हमारा समझ में नहीं आया, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं ना सर कि आपको समझ में आए। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के सभी वर्ग और सभी जातियों को समान अधिकार देना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके गांव में जो है गरीब व्यक्ति भी हैं, अमीर व्यक्ति भी हैं। अब सब चीज अमीर को दिया जाए, गरीब को नहीं दिया जाए तो क्या इस समाज में न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी को एक नजरिए से देखना, सभी को समान अधिकार देना, सभी को स्वतंत्रता प्रदान करना ही सामाजिक न्याय है। अगर आपके गांव में मुखिया हैं और गरीब को जो है एकदम पूरा दे रहे हैं धन, अमीर को कुछ दे नहीं रहे हैं, सामाजिक न्याय है। अमीर को सब कुछ दे रहे हैं, गरीब को नहीं दे रहे हैं, सामाजिक न्याय है। सबको दीजिए, बराबर दीजिए। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है संघ शासित क्षेत्र होता क्या है? अभी हम लोग पढ़े हैं ना संघ शासित राज्य, यहीं पे संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का होता है तो शासन होता है। आइए जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश का होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश जहां पे होता है वहां पे संघीय प्रशासनिक होती है। संघीय मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जो है ना उस पे हक होता है। जैसे मान के चलिए, माने लगा है दिल्ली एगो जो है केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल को जो है पूरा हक नहीं है, वहां पे प्रधानमंत्री का भी जो है पूरा हक है। ठीक है। यानी केंद्र और राज्य दोनों का जहां पे अधिकार होता है। भले मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको चुना गया है, लेकिन
कोई भी कार्य करेंगे तो वो केंद्र सरकार से बिना पूछे हुए नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार उनको कुछ देगी फंड तबे जो है वो कर सकते हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेश वैसे प्रदेशों को कहा जाता है जहां पे पूरा केंद्र का अधिकार होता है, मतलब भारत सरकार की अधिकार होगी, वही उसी को जो है ना केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। हमारा प्रश्न आपसे है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश फिलहाल में केगो है, वर्तमान में? लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन है, ये भी बता दीजिएगा तो आपके लिए और अच्छा है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम लोग बातें करते हैं, और ये सभी क्वेश्चन बउआ वाले हैं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा सामना की गई किन्हीं दो चुनौतियों को लिखें। यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया तब भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, कम से कम दो आपको लिखना है। तो देखिए, पहली, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी, मतलब पैसा वैसा सब तो अंग्रेज लेके भाग गया था, तो पैसा बचबे नहीं किया, मतलब भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है, तो ये भी एक चुनौती थी। दूसरा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में धार्मिक एकता और अखंडता को कायम रखना भी एक प्रमुख चुनौती बन गई। जैसे ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, भारत स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ पे अनेक अलग अलग धर्म के यहाँ पे लोग थे, तो सबको एक साथ रखना ये भी जो है भारत सरकार के लिए चुनौती बन गई कि सब धर्म के लोगों को एक साथ कैसे रखेंगे, तो ये भी एक चुनौती थी। नेक्स्ट, कि भारत के सामने एक प्रमुख चुनौती लोकतंत्र का निर्माण करने का भी था, और एक और चुनौती आया कि भारत को आखिर चलाया जाएगा तो कैसे चलाया जाएगा, इसी के लिए तो संविधान बना ना सर। तो ये भी जो है एक चुनौती था जिसका जो है संविधान जो है छुटकारा बाद में कर दिया है। तो ये सभी समस्याएं जो है भारत जब आजाद हुआ तो उसके समक्ष जो है प्रकट हुए हैं। ठीक है सर। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य कि विश्व में जो है युद्ध होता है उसे रोकना, मानव के अधिकारों की रक्षा करना, यानी मानव को जो भी अधिकार दिए गए हैं उसकी रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है कि पूरे विश्व में जो है वो कानून नियम जो है फॉलो होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जो है बनाने के लिए जो है प्रक्रिया को जुटाना। ठीक है। सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, समाज का विकास करना, आर्थिक विकास करना, आर्थिक मतलब कि पैसों से मजबूत होना, जीवन स्तर सुधारना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना यानी अच्छे स्थिति में लोगों को लाना, और बीमारियों से लड़ना। ये सभी जो है किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है सर। युद्ध को रोकना, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाना, ये सभी जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य थे, आपको आने भी चाहिए ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नांकित संयुक्त राष्ट्र के अंगों में से किन्हीं 4 के पूर्ण रूप लिखें। यानी आपको दिए गए हैं यूनेस्को, उसके बाद WHO और उसके बाद UNHCR, ये चारों के फुल फॉर्म लिखेला है, एगो नेक्स्ट में आएगा। तो यूनेस्को के क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है यूनेस्को के फुल फॉर्म। WHO के क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर होता है UNHCR के यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। आगे एक और होगा उसका भी जो है ना हम लोग देख ही लेते हैं। यस, UNEP को भी जो है आप एक बार देख लीजिए क्या कहले है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये होता है इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म भाई पूछता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, याद रखिएगा। चलिए अब है 28 नंबर कि कारगिल युद्ध के कारण बताइए। आखिर कारगिल युद्ध जो है काहे हुआ था, रीजन आपको बताना है। तो देखिए, कारगिल युद्ध जो है कब हुआ, 3 मई 1999 को हुआ। भारत के जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में शुरू हुआ और 26 मई 1999 को जो है ये क्या हुआ, समाप्त हो गया।
आपसे पूछा है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कारगिल युद्ध कब हुआ था भाई, तो 3 मई 1999 को शुरू हुआ था। कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इस समाप्त कब हुआ, तो 26 जुलाई 1999 को हो गया। बात ठीक है। अब देखिए, संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने भारतीय प्रशासित क्षेत्रों में घुसपैठ की और नियंत्रण रेखा के साथ कई रणनीतिक पहाड़ियां चोटियों पर कब्जा किया। रीजन पूछा था ना क्वेश्चन में कि कारगिल युद्ध के कारण बताइए, आखिर कारगिल युद्ध हुआ का था। तो जो आतंकवादी लोग थे वो हमनी के जो जम्मू कश्मीर है उस इलाके में आ गए थे, एलओसी को क्रॉस कर दिए थे बॉर्डर को, और वहाँ पे आके कह रहे थे कि जगह जो है मेरा है। अब बताइए, हाँ वो जो है पाकिस्तान के आदमी जम्मू कश्मीर में आके कहे कि जगह मेरा है, तो हमनी से ही सब बर्दाश्त होगा? तो हमनी के सैनिक से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो अब जानबे करते हैं क्या हुआ है कि नहीं। तो कारगिल युद्ध जो है इसीलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान वाला जो है ना जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर रहा था। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर, तिब्बत का पठार भारत और चीन के बीच तनाव का मुद्दा कैसे बना? ये जो तिब्बत का पठार था वो भारत और चीन में जो है युद्ध काहे करवाया? तनाव का मुद्दा, तनाव मतलब कि एक दूसरे से खिसला जाना। तो भारत चीन में जो है तनाव उत्पन्न किया, काहे? रीजन बताइए। देखिए बउआ वाला, वर्ष 1914 में चीनी और तिब्बती प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया था। देखिए 1914 में जो है चीन और तिब्बत के प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश जो थे लगभग भारत के ही थे, तो वो क्या किए, तो शिमला समझौता में जो है हस्ताक्षर किए थे कि तिब्बत जो है हम दोनों का है, यानी चीन का भी है और भारत का भी है। लेकिन भारत के तरफ से कौन किए थे? उस समय अंग्रेजवन था सब, तो अंग्रेजवन किया था सब। ठीक है, सीमाओं का अंकन किया गया, यानी सीमाओं को जो है नापा गया। हालांकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद, लेकिन जैसे ही 1950 आया तो चीन जो है तिब्बत पे क्या कर लिया, तो पूरा अधिकार कर लिया, मतलब पूरा कब्जा लिया। अधिकार करने के बाद चीन ने उस सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया जिसे दोनों देशों को विभाजित किया था। आइए जानते हैं भारत और चीन में जो है ये तिब्बत जो है तनाव का मुद्दा काहे बना। तो भारत और चीन में जो है 1914 में एगो समझौता हुआ था कि तिब्बत जो है आधा आपका है और आधा हमर है। लेकिन चीन वाला तेज का किया सब कि तिब्बत पे जो है कब्जा किया और कहा कि नहीं ये पूरा के पूरा हमरे है, हम जो है आपको देंगे नहीं। तब जो है तनाव तो पैदा होगा ही, है कि नहीं। तो उसी के कारण जो है ना तनाव पैदा हो गया भारत और चीन में। ठीक है सर। आइए, दल बदल क्या है? दल बदल, अगर आप बिहार में हैं और दल बदल को नहीं जानते हैं तो आप जो है कुछ नहीं राजनीति में जानते हैं। दल बदल मतलब होता है कि आज जो है हम ई पार्टी में हैं और बिहार जो है किसी दूसरे पार्टी में चल गए, तो उसे कहते हैं दल बदल। ठीक है सर। या एगो दल बदल कानून भी होता है और एगो दल बदल मतलब कि पार्टी को बदलते रहना। दल बदल कानून का होता है, मान के चलिए कि आप जो हैं बीजेपी से हैं, मान लेवला है, और बीजेपी से जो है आप जीत गए विधायक में, अब फिर जो है जीत के आप चल गए किसी दूसरे पार्टी में, तो बीजेपी वाला जो है आप पे एगो केस ठोकेगा कि इस पे दल बदल कानून के तहत केस किया जाए कि हमर पार्टी से जीता लेकिन ये दूसर पार्टी में चल गया। तो वो कानून जो आप पे लागू होगा उसे कहेंगे दल बदल कानून। लेकिन यहाँ पे पूछा है दल बदल का है, तो दल बदल होता है कि आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो है ना बदल रहे हैं बार बार सर, जैसे कि पलटू राम, है कि नहीं। तो ये सभी तो आप जानते हैं ना बउआ वाला बातें, राजनीति शास्त्र आप पढ़ रहे थे इसीलिए राजनीति जो है आएगा ही आएगा, सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं। तो राजनीति शास्त्र को आप बउआ के तरह समझ चुके होंगे। 30 प्रश्न हमने करवाए, ये सभी बउआ वाले प्रश्न थे और आप सभी कर भी चुके हैं। इसके बाद जो है ना हम लोग मॉडल पेपर को भी करेंगे,
यकीन मानिए ये सभी क्वेश्चन जब आप नोट्स को देखेंगे तो उसमें सभी हैं, मॉडल पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे। आप नहीं लिए हैं नोट्स को तो यहाँ पे शो कर रहा होगा, लिखा हुआ कि SGS क्लासेस को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको जो है ना नोट्स मिल जाएगा और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी को धार दे सकते हैं, तेजी दे सकते हैं, है कि नहीं। हमें उम्मीद है सर आप जो है नोट्स को एक बार देखेंगे जिससे आपकी परीक्षा बेहतर जाए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।